जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है समय का चक्रव्यूह। गांव की खुशहाल ज़िंदगी जीने वाले मनीष बंसल जी अब एक छोटे से शहर अलीगढ़ में रहते हैं। उनका एक छोटा सा खुशहाल परिवार है। उनके घर में उनकी पत्नी, उनका बेटा दीपक और उनकी बहू पूनम, 9 वर्ष का पोता साहिल रहते हैं। आज उनके बेटे दीपक के कमरे से बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थीं। शायद दीपक और पूनम में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते हुए दीपक के कमरे से आते शोर को सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनने पर उन्हें पूनम की आवाज़ सुनाई दी, जो दीपक से बोल रही थी, मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर संभालूं, बच्चों को संभालूं या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को संभालूं? मेरी भी अपनी कोई ज़िंदगी है या नहीं? और हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं जो इनकी देखरेख के लिए नौकर रख सके। तुम उन दोनों को वृद्धाश्रम भेज दो। जब तुम्हारा मन हो उनसे मिल आया करना, और जब उनका मन हो वो यहाँ आ जाया करेंगे मिलने के लिए। पूनम की बात सुनकर मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और मनीष बंसल जी उन दोनों दिनों को याद कर रहे थे जब दीपक बहुत छोटा सा था। कैसे मनीष बंसल जी ने मजदूरी करके दीपक की परवरिश की, खुद की इच्छाओं का गला घोंटकर दीपक की हर इच्छा की ख्वाहिश पूरी की, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। कभी कभी मनीष बंसल जी उस और उनकी पत्नी अपने घर के खर्च कम करके दीपक की स्कूल की फीस भरते थे। खुद भूखे रहते थे, पर दीपक को अच्छे से अच्छे खाना खिलाते थे। अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराया। पैसे ना होते हुए भी जैसे तैसे करके मेडिकल की पढ़ाई पूरी कराई। और आज दीपक बच्चों का डॉक्टर है, तो उसके बूढ़े माँ बाप उसके लिए बोझ हो गए। तभी मनीष बंसल जी के पोते साहिल की आवाज़ आई। साहिल अपने पापा दीपक से पूछ रहा था, पापा ये वृद्धाश्रम क्या होता है? तो दीपक बोला, बेटा वृद्धाश्रम वह होता है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। तो साहिल अपनी मासूमियत से बोला, पापा जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाओगे तो आप दोनों भी मुझे छोड़कर वृद्धाश्रम में चले जाओगे क्या? साहिल की बात सुनकर पूनम गुस्से से साहिल पर बरसते हुए बोली, साहिल यह क्या तरीका है बात करने का अपने पापा से? कोई ऐसे बात करता है? हम तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर रहे हैं, तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हो। साहिल पूनम के गुस्से से थोड़ा सा सहम गया था और डरते हुए धीरे से अपने पापा से बोला, पापा क्या दादी दादू ने आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया? क्या उन्होंने आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की? क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपके लिए नहीं जी? साहिल की बात सुनकर दीपक अपने बचपन की यादों में खो गया। दीपक उन दिनों को याद कर रहा था जब दीपक बहुत छोटा था और बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर उसमें बैठने और घूमने की ज़िद किया करता था। तो मनीष बंसल जी दीपक को यह कहकर समझा देते थे, जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे और तुम अच्छी सी नौकरी करोगे तो तुम भी बड़ी बड़ी गाड़ी लेना और उसमें घूमना। मेरे पास तो साइकिल है, अभी इसी पर घूम लो। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद थकने के बावजूद भी मनीष बंसल जी हर रोज़ शाम को दीपक को साइकिल पर घुमाने के लिए ले जाया करते थे। हर त्योहार पर दीपक नए कपड़े लेने की ज़िद करता था, तो मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी खुद पुराने कपड़े पहनते, पर दीपक को उसकी पसंद के नए कपड़े दिलाते थे। यही सारी बातें याद करके दीपक की आंखों से आंसू झलक गए। पूनम ने जब दीपक की आंखों से आंसू निकलते हुए देखे तो दीपक से बोली, आप भी क्या बच्चे की बातें सुनकर भावुक हो रहे हो? यह तो नादान है, कुछ भी बोलता है। मैंने जो आपसे कहा है वही कीजिए, जाइए और मम्मी और पापा जी से बात कीजिए। पूनम की बात सुनकर दीपक गुस्से से पूनम पर बरस पड़ा।
यह कहते हुए कि साहिल बच्चा है, नादान ज़रूर है, पर ना समझ नहीं। जो बात एक बेटे की माँ होने के बाद तुम्हें समझ नहीं आई, वह इस बच्चे को समझ आ गई। अभी साहिल ने नादानी में हम दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही है, तो तुमने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब किताब समझा दिया। बल्कि जितना मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया है, उसका आधा भी हमने साहिल के लिए नहीं किया है। आज मेरे पास तो यह डॉक्टर की नौकरी है, जिसकी वजह से हम साहिल को अच्छे से पढ़ा सके और उसके पूरे खर्चे भी उठा सके। पर मेरे पापा के पास तो कुछ नहीं था, वह तो मजदूरी करते थे। फिर भी उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, फिर इस काबिल बनाया कि मैं एक अच्छा और ईमानदार डॉक्टर बन सकूं। उनके लिए इतना मुश्किल रहा होगा ये सब कुछ करना, कभी सोचा है तुमने? दीपक की बातें सुनकर पूनम का गुस्सा और बढ़ गया और पूनम गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है। किसने क्या किया और क्या नहीं किया, ये बस। अगर मेरे मम्मी पापा की जगह तुम्हारे मम्मी पापा वृद्धाश्रम भेज देती, तो पूनम बोली, मेरे मम्मी पापा ने अपनी ज़िंदगी में इतना धन अपना खर्च करते हैं और अपनी देखरेख के लिए वह नौकर चाकर। तो दीपक बोला, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास पैसा है, तो मेरे माँ बाप के पास उनका बेटा है जो उनका ध्यान रख सकता है। मैं अपने मम्मी पापा को कहीं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। दीपक और पूनम की लड़ाई बढ़ती देख मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी वृद्धाश्रम जाने का कर लिया और अपने कमरे में चले गए अपना अपना सामान पैक करने के लिए। मनीष बंसल जी और उनकी पत्नी अपना सामान लेकर बाहर आ गए। साहिल ने उनसे पूछा, दादी, दादू, आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? तो मनीष बंसल जी बोले, हाँ बेटा। तो साहिल बोला, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा। तो मनीष बंसल जी बोले, नहीं बेटा, तुम अपनी मम्मी पापा के साथ रहो। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। तो साहिल बोला, आप कहाँ जा रहे हो? तो
शाम को आप यहाँ तो हमारे जैसे कितने लोग रहते हैं। दीपक बोला, पापा जी, मेरा घर जितना मेरा है उतना पूनम का भी है। और क्या आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है? और अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि बेटी के घर नहीं रहना चाहिए तो आप मान लीजिए कि अब आप अपने बेटे के घर ही जा रहे हैं। दामाद के साथ भी तो बेटे जैसा ही रिश्ता होता है ना। तो आज मैं ही आपका बेटा हूँ। दीपक की बातें सुन पूनम के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। पूनम के मम्मी पापा पूनम के ससुराल जाने के लिए मान गए और अब सबके साथ वे घर चले गए। पर पूनम बिल्कुल गुमसुम थी, कुछ बोल नहीं रही थी। जब सब घर पहुँचे तो पूनम की मम्मी ने पूनम से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी शांत क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अब तो हम तुम्हारे साथ घर आ गए हैं। तो पूनम अपनी मम्मी पापा के गले लगकर रोने लगी और बोली, आप दोनों के साथ जो भी हुआ वह मेरी वजह से हुआ है। पूनम की मम्मी ने पूनम का सिर सहलाते हुए आश्चर्य से पूछा, यह तुम क्या बोल रही हो बेटा? और पूनम को खुद से अलग करते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, साफ साफ बताओ। तो पूनम ने अपनी मम्मी पापा को ये सारी बात बताई जो उसने आज सुबह दीपक से बोली थी, अपने सास ससुर के बारे में। और फिर पूनम अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, पापा जी, मैंने जो आप दोनों के साथ करने की सोची वही मेरे माँ बाप के साथ हो गया। पूनम की बात तो माँ को
साहिल बोला, तो दादाजी उनके बच्चे भी उनके साथ यही करेंगे क्या? तो साहिल के दादाजी बोले, हाँ बेटा, बच्चे जो माँ बाप के साथ करते हैं वही उनके साथ भी होता है, पर फिर भी लोग इस सच्चाई को नहीं जान पाते और ना ही अपना पाते हैं, अपनी गलती ना सुधारते हैं। साहिल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दीपक की आवाज़ आई, साहिल, अगर तुम्हारे सवाल जवाब हो गए हो तो अब खाना खा लो। दीपक ने साहिल के साथ सबको खाने पर बुला लिया। अब दीपक और पूनम की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। साहिल भी बहुत खुश था कि अब उसके दादा दादी जी उसके साथ, उसके नाना नानी भी उसी के साथ रहते थे। समय यूं ही गुजरता चला गया। एक दिन पूनम के पास उसके भाई का फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही पूनम हैरान और परेशान हो गई। तो पूनम की मम्मी ने उससे पूछा, क्या हुआ पूनम, किसका फ़ोन था? पूनम बोली, मम्मी, भाई का फ़ोन था। अनन्या, पूनम की भाई की बेटी, सीढ़ियों से गिर गई है और उसे काफ़ी चोट आई है, वह हॉस्पिटल में है। पूनम की मम्मी बोली, कौन से हॉस्पिटल में है बेटा, चलो मुझे वहाँ ले चलो। तो दीपक बोला, आप ही क्यों मम्मी जी, हम सब चलेंगे आपके साथ। सब पूनम और दीपक के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। पूनम की मम्मी जैसे ही अनन्या के पास बैठी, अनन्या उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, दादी, आप और दादाजी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखो ना, मुझे कितनी चोट लगी है, मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। आप और दादाजी अगर घर पर होते तो मुझे कभी गिरने नहीं देते। आप दोनों मेरा कितना ध्यान रखते थे, कभी मुझे कुछ नहीं होने देते थे। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। आप कहाँ चली गई थी दादी? अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। अनन्या के बोल सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। आज अनन्या के मम्मी पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी अपने मम्मी पापा को घर से निकालकर। अनन्या की मम्मी अनन्या की दादी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार किया। अनन्या के पापा भी अपने मम्मी पापा के पैरों में हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों के घर से जाने के बाद हमें समझ आ गया है कि माँ बाप के बिना घर घर नहीं होता है। हमारे पास सब कुछ था, पर आप दोनों की कमी हमेशा खलती रही। हमें माफ़ कर दीजिए और अपने घर चलिए। अनन्या भी आप दोनों को बहुत याद करती है। ये सारी बातें सुनकर दीपक बोला, आज तुम्हारी बेटी को उनकी ज़रूरत है तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वरना एक बार पलट कर भी नहीं देखा कि दोनों कहाँ हैं। अब मैं इन दोनों को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। आप जब इन्हें घर से निकाल ही चुके हैं तो इन्हें भूल ही जाओ। दीपक की बात सुनकर पूनम का भाई बोला, ऐसा मत बोलिए, हमें यह तो पता चल गया था कि मम्मी पापा आपके घर पर हैं, पर किस मुंह से माफ़ी मांगने आते और क्या बोलते आकर कि जब तक आप हमारे साथ थे हमें आपकी कदर नहीं थी, और आज जब आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमें आपकी ज़रूरत है। मम्मी पापा का सामना करने की हमारी हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके। आज आप सबसे मिलने पर आज हम अपनी गलती का एहसास हुआ तो आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिए और अपनी मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगते हैं। वे घर चलने के लिए बोलने लगे। पहले तो पूनम के मम्मी पापा भी उनके साथ नहीं जाना चाहते थे, पर जब अनन्या ने ज़िद की तो मना नहीं कर पाए और उनके साथ चले गए। अब दोनों ही परिवार अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ समय बाद ही एक दिन दीपक अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ी अम्मा आ गई। उन्हें देख दीपक ने गाड़ी रोक दी और हड़बड़ा कर गाड़ी से बाहर निकला। बूढ़ी अम्मा से बोला, आप ठीक तो हैं ना अम्मा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो वह अम्मा बोली, नहीं बेटा, चोट तो मुझे नहीं लगी है, मुझे माफ़ कर दे,
मैं एकदम से तेरी गाड़ी के सामने आ गई। वह क्या है कि मुझे सही से दिखाई नहीं देता। उन अम्मा के पास कुछ सामान भी था, एक बैग में। दीपक ने उनसे पूछा, आप कहीं जा रही हो क्या? चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है आपको? तो वो अम्मा बोली, बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही दीपक ने आश्चर्य से पूछा, वृद्धाश्रम क्यों जाना है माँ अम्मा आपको? आपका घर कहाँ है? तो वह अम्मा बोली, अब मेरा कोई घर नहीं है। जो था अब वो बेटों का हो गया और अब मैं उन पर बोझ बन गई हूँ। दीपक को ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से को शांत करते हुए अम्मा से बोला, अम्मा जी अब तो रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी? आप अभी मेरे घर चलो, सुबह आप जहाँ भी कहोगी मैं आपको वहीं छोड़ दूँगा। तो वह अम्मा बोली, पर बेटा ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम मुझे अपने घर कैसे ले जाओगे? तो दीपक बोला, अम्मा आप मेरी माँ जैसी हो और एक बेटे के लिए इतनी जान पहचान काफ़ी है। चलो आप मेरे साथ। दीपक अम्मा को अपने साथ अपने घर ले गया। जब दीपक उनके साथ घर पहुंचा तो सबने दीपक को आश्चर्य से देखा और दीपक के पापा ने उससे पूछा, यह कौन है बेटा? तो दीपक ने उन्हें सारी बात बताई। दीपक के पापा बोले, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो इन्हें अपने साथ ले आया। रात का खाना खाने के बाद सब उन बूढ़ी अम्मा के साथ ही बैठे थे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा तो बाहर कंपनी में काम करता है, उसकी पत्नी और बच्चे उसी के साथ रहा करते हैं, और दूसरा छोटा बेटा टीचर है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहीं रहता है। दीपक ने साहिल से कहा, चलो बेटा आप जाओ और सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। और अपनी मम्मी से बोला, आप माँ जी को अपने साथ सुला लेना, साहिल पापा के साथ सो जाएगा। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दीपक कुछ खोया खोया सा था तो पूनम ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो दीपक बोला, कैसी दुनिया है यह, दो दो बेटों के होते हुए भी माँ रात में दर दर भटक रही थी। तो पूनम बोली, अब आप इन सब बातों के बारे में मत सोचो, अब वह माँ जी हमारे साथ है तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी, इस बारे में सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय दीपक पूनम से बोला, आज मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ रात के खाने पर आ रहा है तो समय से तैयारी कर लेना। पूनम बोली, ठीक है। ऑफिस जाते हुए दीपक उन अम्मा से बोला, लाइए अम्मा जी अपना पुराना चश्मा दे दीजिए, आज मैं नया चश्मा बनवा लाऊंगा। तो वह बोली, बेटा तुम तो आज ही मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने वाले थे। तो दीपक बोला, अभी आप कुछ दिन हमारे साथ रहिए, तब तक आपका नया चश्मा भी बनकर आ जाएगा। दीपक अम्मा का पुराना चश्मा लेकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को दीपक अपने दोस्त लोकेश और उसकी पत्नी प्रेरणा के साथ घर पहुँचा और अम्मा की ओर चश्मा बढ़ाते हुए बोला, यह लो अम्मा जी आपका नया चश्मा। अम्मा को देखते ही लोकेश बोला, अरे माँ आप यहाँ कैसे? सबने लोकेश को आश्चर्य से देखा और दीपक बोला, अम्मा ये तुम्हारी माँ है? लोकेश, पर तुम्हारी मम्मी पापा की तो मृत्यु हो चुकी है। अम्मा लोकेश को छूकर देख रही थी और खुश होते हुए बोली, तुम लोकेश हो? लोकेश बोला, हाँ माँ मैं लोकेश हूँ। लोकेश ने सब कुछ बताया कि जब मम्मी पापा की मृत्यु हुई थी तो मेरा अपना कोई नहीं रहा, तब इनके पति सोहन लाल जी ने मुझे अनाथ आश्रम पहुँचाया, मेरी पढ़ाई का खर्चा भी देते थे। आज मैं जो कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ और तब से ही इन्हें पिताजी और इन्हें माँ बोलता हूँ। लोकेश ने अम्मा से पूछा, पर माँ आप यहाँ कैसे? तो अम्मा ने उसे सब कुछ बताया। बड़ा बेटा और बहू तो यहाँ रहते नहीं हैं और छोटी बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया है, तो मैं आश्रम जा रह रही थी तो दीपक की गाड़ी से टकरा गई और वह मुझे घर ले आया। लोकेश की पत्नी प्रेरणा बोली, कोई बात नहीं है माँ, अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहना, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। लोकेश भी तो आप ही के बेटे हैं, तो अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। अम्मा बोली, नहीं बेटा मुझे वृद्धाश्रम में ही छोड़ आओ। तो लोकेश बोला,
नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, बस मेरे साथ ही रहेंगी। लोकेश के बहुत समझाने पर अम्मा उनके साथ रहने के लिए मान गईं। रात का खाना खाने के बाद जब लोकेश अपनी माँ को लेकर घर जाने लगा तो दीपक उससे बोला, तुम्हें इनका घर पता है कहाँ है? तो लोकेश बोला, हाँ पता है। पर क्यों? तो दीपक बोला, इन्हें उनकी गलती का एहसास कराना ज़रूरी है। अब तुम घर जाओ, कल बताता हूँ क्या करना है। अगले दिन सुबह दीपक सोहन लाल जी के घर पहुँच गया। बैल बजाई, गेट उनके छोटे बेटे ने खोला। दीपक ने पूछा, क्या यह सोहन लाल जी का घर है? तो वह बोला, हाँ, पर आप कौन हैं? तो दीपक बोला, जी मैं एक पॉलिसी कंपनी से आया हूँ। आपके पिताजी ने आपकी माताजी के नाम पर एक पॉलिसी कराई थी, वह पूरी हो गई है, उसके पैसे देने हैं, आप माँ जी को बुला दीजिए। तो सोहन लाल जी का बेटा बोला, वह तो अभी घर पर नहीं है, कुछ दिन के बाद आएंगी, कहीं गई हुई हैं। तो दीपक बोला, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन के बाद आ जाऊँगा। तो सोहन लाल जी की बहू बोली, कुछ दिन के बाद क्यों, आप हमें दे दीजिए, हम माँ जी को दे देंगे, आप क्यों बार बार परेशान होते हो? तो दीपक बोला, नहीं, मैं उन्हें ही दूंगा, ऐसी ही किसी को नहीं दे सकता। तो सोहन लाल जी की बहू बोली, हम ऐसे ही कोई नहीं हैं, उनके बेटे और बहू हैं, आप हमें पैसे दे सकते हैं। तभी बाहर से एक आवाज़ आई कि पैसे लेने के लिए आप उनके बेटे और बहू बन गए, वरना यह आप पर बोझ बन गई थी। इतना बोलकर लोकेश माँ जी को अपने साथ अंदर लेकर आया। लोकेश के साथ माँ जी को देखकर उनके बेटे ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और माँ तुम्हारे साथ कैसे? तो लोकेश बोला, एक माँ अपने बेटे के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? तो सोहन लाल जी के बेटे ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, बेटा? तो लोकेश बोला, हाँ बेटा। फिर लोकेश की माँ ने उन्हें लोकेश के बारे में सब कुछ बताया। फिर लोकेश बोला, शर्म नहीं आई उस माँ को घर से निकालते हुए, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरों के घर जाकर काम करके तुम दोनों भाइयों को आगे पढ़ाया, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा किया, जो आज तक तुम्हारे लिए जीती रही, वह माँ आज तुम्हारे लिए बोझ बन गई। सोहन लाल जी का बेटा और बहू शर्मिंदगी से सर झुकाए सारी बातें सुन रहे थे। फिर दीपक बोला, अगर यही सब आपके बच्चे आपके साथ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? सोहन लाल जी के बेटे और बहू ने माँ जी के पैर छू के माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। तो लोकेश बोला, आगे से ऐसा होने भी नहीं दूंगा, अब माँ मेरे साथ रहेगी। तो सोहन लाल जी का बेटा बोला, माँ क्या आप हमें माफ़ नहीं कर सकती? तो माँ जी बोली, एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती, मैं भी नहीं हूँ तुमसे नाराज़, पर अब मैं लोकेश के साथ रहूँगी। लोकेश माँ जी को अपने साथ लेकर चला गया। लोकेश की माँ जाते जाते यही सोच रही थी कि जिनके लिए मर मर के जीती रही, उनके लिए मैं बोझ बन गई। जिसे जरा सा सहारा दिया उसने मुझे अपने पलकों पर बिठा लिया। आज सोहन लाल जी के बेटे और बहू इसी पछतावे में रहे कि उन्होंने जो किया क्या वह कितना गलत था। तो दोस्तों, यही नियति का खेल है, जो हम अपने बड़ों के साथ करते हैं वही आगे चल के हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। इसलिए नई पीढ़ी के लिए आप एक मिसाल बनिए, जिससे आगे जाकर कभी कोई बच्चा वृद्धाश्रम का नाम न ले। दोस्तों, दीपक ने अपनी पत्नी का साथ ना देकर अपने माँ बाप का लिए जो आवाज़ उठाई वह सही थी या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।